आजकल कालू कौआ बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसके पास कोई रोजगार नहीं था और ना ही कोई कामकाज किया करता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी गौरी कौवी उसे बात बात पर ताना दिया करती थी। अगर आपने एक दो दिन में रोजगार नहीं ढूंढा ना तो मैं आपको छोड़कर मायके चली जाऊंगी हमेशा के लिए, कह देती हूँ। हाँ बस गोरी बस, क्या तुम बात बात पर मुझे छोड़कर जाने की बात कहती रहती हो। मैं तुमको कहा ना कि मैं एक दो दिन में नौकरी ढूंढ लूंगा। अगली सुबह कालू कौआ रानो चिड़िया के पास जाता है। क्या बात है कालू कौआ, मैं तुम्हें रोजाना देख रही हूँ कि तुम मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ ना। हाँ हाँ रानो बहन, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से मेरी पत्नी गौरी कौवी मुझे बात बात पर छोड़कर जाने की बात करती रहती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो अब तुम्हें कोई काम करना है इसका मतलब। कालू कौवे, तुम ना मुखिया तोता के पास जाओ, उसके पास एक सेवक की कमी है। तुम ना वहाँ सेवक का काम करना, तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा और गौरी बहन तुम्हें ताने भी नहीं देगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानो बहन, मैं अभी मुखिया तोता के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगता हूँ। और ऐसा कहकर कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ मुखिया तोता के घर पहुँच जाता है। मुखिया जी, मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगा, बस आप मुझे सेवक की नौकरी पर रख लो। अच्छा तो ठीक है कालू, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। अब कालू कौआ रोजाना ही मुखिया तोता की सेवा में हाजिर रहता था। वह बड़े ही मन से काम लगातार किया करता था, पर वह तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वह रोजाना ही मुखिया तोता के घर से कुछ न कुछ चोरी छुपे करके अपने घर फल फ्रूट लेके आया करता था। वाह मेरे पति देव, वाह मुखिया तोता तो कितने स्वादिष्ट फल खाता है। पति देव, आप भी ना रोजाना मेरे लिए ऐसे ही पके पके और रसदार फल लेकर आया करिए। अरे गोरी मेरी पत्नी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब तो हमारी जिंदगी में केवल मजे ही मजे हैं। मुखिया तोता के घर पर एक शबनम नाम की बच्ची भी काम किया करती थी, जो बहुत पुरानी सेवक थी और वह मुखिया तोता के घर के खजाने की रखवाली करती थी। इतना ही नहीं, वह बहुत ईमानदार थी। शबनम बहन, वैसे तुम इस घर में कितने दिन से काम कर रही हो? अरे कालू कौवे, तुम्हें तो आए हुए यहाँ कुछ ही दिन हुए हैं, पर मैं तो कई सालों से मुखिया तोता के घर पर काम कर रही हूँ। और तुम्हें पता है ना कि तोता मुखिया सारे खजाने की रक्षा मुझे ही करने को दी है, जो कि मैं अकेले ही सारे खजाने की रक्षा करती हूँ। लगता है मुखिया तोता तुम पर ज्यादा ही भरोसा करते हैं, तभी तो उन्होंने सारे खजाने की देखभाल तुम्हें अकेले ही करने को रखा है। शबनम तो बहुत ही ईमानदार थी, वह तो तोता मुखिया को अपनी जान भी दे सकती थी, पर कालू कौआ तो बड़ा ही लालची था। वह तो तोता के खजाने के बारे में जानकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। काश तोता मुखिया ने अपने खजाने की रक्षा के लिए ये जिम्मेदारी मुझे दी होती, तब तो मैं सारे खजाने एक एक करके चुरा लेता और अपने लिए एक महल खड़ा करता। फिर अगली सुबह तोता शबनम से कहता है, शबनम, कल मेरा भाई दूसरे जंगल से मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर गहने भेज रहा है, तुम ना उसे लेकर मेरे पास आ जाना। और सुनो, कालू कौवे को भी अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि सोने बहुत कीमती हैं, उन्हें संभाल कर लाना है तुम्हें। तोता मुखिया जी, आप बेफिक्र रहें, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके खजाने को सुरक्षित आपके पास पहुंचा दूंगी। और फिर अगली सुबह शबनम कालू कौवे को अपने साथ लेकर खजाना लेने के लिए निकल पड़ती है। कालू कौवा जब इतने सारे खजाने को देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और अपना आपा खो बैठता है और कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो मिट्ठू तोता को हरगिज नहीं लेने दूंगा इतना सारा सोना। इस शबनम का ना मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ। अरे कालू, यहाँ क्या बैठकर तुम सोच रहे हो? अरे यहाँ से निकलना है हम लोगों को, यहाँ कोई आकर हम पर हमला कर सकता है और खजाना भी लूट सकता है।
अरे शबनम बहन, क्यों नहीं, हम अभी निकलते हैं। पर शबनम बहन देखो ना, मेरी नजर उस पेड़ पर टिकी हुई है। देखो ना, उस पेड़ पर इतने लाल लाल और रसीले रसीले सेब लगे हुए हैं। शबनम बहन, थोड़े से तोड़कर यहाँ लाओ ना, जरा सा खा पी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे ना। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा ठीक है भाई, मैं अभी तोड़ कर लाती हूँ, पर तुम ना यहाँ खजाने पर ध्यान रखना, इधर उधर कहीं दिमाग मत लगाना। फिर शबनम उस सेव के पेड़ के पास जाती है और सेव तोड़ने लग जाती है। मौका देखकर कालू कौवा शबनम पर पीछे से हमला कर देता है, जिसके कारण शबनम बेहोश हो जाती है और कालू कौवा शबनम को एक पेड़ से बांधकर सारा खजाना लूटकर वहाँ से भाग जाता है। देखो देखो गौरी, मैं मुखिया तोता का कितना सारा खजाना लूट कर लाया हूँ। अरे वाह पति जी, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। पर पति जी बताइए तो सही, आप इतना सारा सोना लेकर यहाँ कैसे अकेले आए? और फिर कालू कौवा गौरी कौवी को सारी बात बता देता है। अच्छा, अब चलो मैं तोता के पास जाता हूँ और थोड़ा रोने धोने का नाटक करता हूँ, वरना मुखिया तोता को मुझ पर शक हो जाएगा। फिर कालू तोता वहाँ से मुखिया तोता के घर की तरफ चल देता है। कालू तोता तो बहुत ही चालाक कौवा था। अरे मुखिया जी, शबनम पर आप इतना भरोसा करते थे ना, उसने आज आपको धोखा दे दिया। वो आज आपका सारा खजाना लूट कर चली गई और उसने ना मुझ पर डंडे से प्रहार किया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था और उसके बाद वह सारा खजाना अपने साथ लेकर भाग गई। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? शबनम इतने दिन से मेरे घर में काम कर रही थी, उसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया और न ही उसने कभी कोई ऐसी हरकत की। कालू कौवे, मेरी इजाजत है कि तुम जाओ और उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मुझे वो चाहिए। और इधर कालू कौवा झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। वो उसे कैसे लेकर आता? वो तो शबनम को पेड़ से बांध कर आया था। लेकिन जब शाम हो जाती है तो वहाँ पर एक पक्षी आ जाता है जो कि शबनम की मदद कर देता है और वो शबनम को रस्सी से छुड़ा देता है। फिर वह शबनम तोता के पास आती है और सारी कहानी बता देती है। फिर तोता सेठ कालू कौवे को ऐसी सजा देता है कि उसको आजीवन कारावास में जेल के लिए डाल देता है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बहुत बुरी बात है। जरा से लालच के लिए पूरी जिंदगी पे बनाती है, जिस तरह से कौवे को सारी जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ती है। इधर मिट्ठू तोता और तोती आपस में बात कर रहे थे कि बस मेरे सर से बेटी का बोझ उतर जाए और फिर मुझे कोई चिंता नहीं। हमारी कमाई कम ही सही, पर एक बेटी का बोझ तो है ही हमारे सर पर, उसे भी जल्दी ही उतारना है, तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। इधर कालू कौवा मिट्ठू जी से कहता है कि मिट्ठू जी, मैं दिन रात काम करता हूँ और सोचता हूँ कि किसी तरह से जग्गू को विदेश पढ़ने के लिए भेज दूँ। अरे कालू जी, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे भाई, मेरे सर पर तो बेटी का बोझ है। मैं पहले इसकी शादी कर लूं, उसके बाद जो मर्जी आए वही कर लें। पहले हम अपने सर का बोझ हल्का कर लेंगे। इधर रानो चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा बोझ बोझ बोझ, ये बोझ क्या है? सब लोग आपस में कह रहे हैं बोझ हल्का कर ले बोझ। मम्मा, ये सब बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं? क्योंकि बेटी, जंगल में यह सभी पक्षी अभी तक समझ ही नहीं पाए कि बेटी और बेटा एक समान होते हैं। अगर बेटी को भी बेटे के मुकाबले अच्छी शिक्षा और परवरिश दी जाए तो वह भी एक परिवार का बोझ उठा सकती है, जैसी मेरी मम्मा। हाँ बिटिया, अपनी बेटी को मैं इस काबिल बनाऊंगी कि वह अपना बोझ खुद उठा सके। इस तरह जंगल में अगली सुबह हो जाती है। गौरी कौवी की बेटी मुन्नी कौवी भागे भागे चिड़िया के पास आती है। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा तो अभी से ही मेरी शादी करना चाहती हैं। यह सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। तुम्हारी शादी? लेकिन मुन्नी, तुम तो बहुत छोटी हो। लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि मेरी शादी का बोझ उतारकर वो जग्गू भाई को एक कामयाब पक्षी बनाएंगे। मुन्नी बिटिया, मैं अभी आपकी मम्मा से बात करूंगी। अरे आप तो अभी बहुत छोटी हो और इस उम्र में शादी का ख्याल गौरी के मन में आ भी कैसे सकता है। मैं अभी गौरी से बात करूंगी। और फिर चिड़िया गौरी की बेटी मुन्नी को साथ में लेकर गौरी के घर जाती है।
अरे गोरी बहन, मैंने सुना है कि आप मुन्नी की शादी कर रही हो। अरे गोरी, मुन्नी अभी बहुत छोटी है और आपको इसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करनी पड़ रही है? अरे अभी बहुत अच्छे कौवे का रिश्ता मिल रहा है, कल क्या मालूम कोई अच्छा कौवा मिले या न मिले। पर गोरी, अभी तुम इतनी कम उम्र में मुन्नी की शादी कर दोगी तो फिर वह अपने बच्चों को कैसे संभाल पाएगी और कैसे अपने परिवार को संभाल पाएगी? अभी यह बहुत छोटी है, अभी इसे सीखने दो। फिर कौवा कहता है, फिर तो चिड़िया तुम यहाँ से चली जाओ, यह हमारे घर का मसला है। हम तुमसे बेहतर जानते हैं कि हमें हमारी बच्ची के लिए क्या करना है और उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर कौवी कहती है, हाँ गोरी, मेरी भी शादी तो कच्ची उम्र में हुई थी, मैं भी तो बहुत छोटी थी। फिर चिड़िया कहती है, इसीलिए तो गोरी तुम्हारे पहले 3 अंडे खराब हो चुके थे, क्योंकि तुम्हें यह जानकारी ही नहीं थी कि अंडों को कैसे रखा जाता है और कैसे उनकी परवरिश की जाती है। बस बस बहुत हो गया चिड़िया, चुप कर जाओ और तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी भी अपनी बेटी मुन्नी कौवी की शादी करवा देती है। मम्मा, गौरी आंटी ने बहुत जल्दी कर दी मुन्नी की शादी। गुड़िया बेटा, मैं भी उसी के बारे में ही सोच रही हूँ कि वह कैसे अपना घर बार संभाल पाएगी। वैसे गुड़िया बेटा, कल आपको तोता टीचर के पास जाना है और सीखना है कि लकड़ियों का घर कैसे बनता है। मम्मा, वह तो मैं आज ही सीख लिया था। ठीक है, तब कल बुलबुल के पास जाना और उससे भी सीखना कि अपने अंडों की रक्षा कैसे करते हैं। इधर मुन्नी की सास अपने बहू से कहती है, ये तुम्हारा मायका नहीं है बहू, ससुराल है तुम्हारी ससुराल। ससुराल में सुबह जल्दी उठकर हम सभी के लिए भोजन ढूंढ कर लाना तुम्हारा ही काम है। और बेटा, तुमने बहू को यहाँ के सारे कायदे और कानून नियम सिखाए नहीं क्या? हाँ हाँ मम्मा, मैं मुन्नी को सब कुछ बता दिया कि रात को सोते वक्त मेरी माँ की टांगें तुम्हें ही दबानी होगी, और हाँ, मेरी माँ के लिए भोजन भी इसी को ढूंढ कर लाना होगा। बहू सुन रही हो ना? मैं सुन रही हूँ माँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी यह सब करने के लिए। फिर अगली सुबह मुन्नी भोजन की तलाश में निकल जाती है, लेकिन मुन्नी अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वह बच्चों वाली हरकत करती है। कभी वह तितलियों को देखने लगती है और वहीं रुक जाती है, तो कहीं झरने के पास बैठ जाती है। घर को फिर शाम हो जाती है, फिर वह घर को वापस आती है, तो पहले ही दिन उसकी सास उससे झगड़ने लगती है। अरे अगर इतनी ही छोटी थी तो फिर क्यों की शादी? हम तुम्हें यहाँ खेलने कूदने के लिए थोड़े लाए हैं। कान खोल कर सुन लो, अपने आप को सुधार लो, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मैंने क्या किया माँ जी? आप क्यों मुझे बुरा भला कह रही हो? एक तरफ जहाँ मुन्नी अपने घर में सास की डांट फटकार सुन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चिड़िया अपनी बेटी को सब कुछ सिखा पढ़ा रही थी। गुड़िया ने भी घोंसला बनाना सीख लिया था और भोजन ढूंढना भी सीख लिया था और बुलबुल से अंडों की रक्षा करना भी सीख लिया था। अचानक एक दिन मुन्नी के पेट में दर्द होता है। तभी मुन्नी की सास अपने साथ मुन्नी को डॉक्टर बुलबुल के क्लिनिक पर लेकर जाती है। तभी डॉक्टर बुलबुल मुन्नी का चेकअप करती है और मुन्नी की सास से कहती है, बधाई हो बहन, तुम दादी बनने वाली हो, तुम्हारी बहू जल्दी ही अंडा देने वाली है। यह सुनकर मुन्नी की सास बहुत खुश होती है, लेकिन एक समस्या है, तुम्हारी बहू अभी छोटी है, इसकी उम्र भी बहुत कम है और यह कमजोर भी है, इसलिए तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। अरे डॉक्टर बहन, यह शक्ल से ही ऐसी है, ये घर में हम सभी से बहुत ज्यादा खाती है। सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ना ज्यादा मुंह मत चलाओ और जल्दी चलो, हमारे साथ अपने घर चलते हैं। फिर मुन्नी के साथ साथ उसकी सास अपने घर वापस लौट आती है। इधर दूसरी तरफ गुड़िया भी जवान हो चुकी थी। उसकी मम्मा भी उसके लिए एक अच्छा चिराग ढूंढकर उसकी शादी धूमधाम से कर देती है। गुड़िया बेटा, मुझे विश्वास है कि अब आप अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करके ध्यान से रख सकती हो। हाँ मम्मा, मैं अपनी माँ की हर बात याद रखूंगी। अपनी ससुराल जाकर गुड़िया बहुत खुश थी और उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था। चिड़िया का पति कहता है, सुनो, कल हम झरने के पास चलेंगे, वहाँ की लहरें देखने में बहुत आनंद आता है और वहाँ से हम थोड़ी लकड़ियाँ भी लाते हैं और उन लकड़ियों से हम अपने घर को थोड़ा सजाएंगे और बड़ा कराएंगे और मजबूत भी बनाएंगे। क्या चिड़िया, आपको लकड़ियों का घर बनाना आता है? हाँ भाई, यह सब मैंने सीखा हुआ है।
दूसरी तरफ मुन्नी कौवे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। 10 दिन गुजर जाते हैं पर उसकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं होता है। तब उसका पति उसे उसके मायके छोड़ता है। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं भी जब अंडा देने वाली थी तो मेरी भी हालत तुम्हारे ही जैसी थी, और जैसे ही अंडा बाहर निकल आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम बिल्कुल भी ना घबराओ। मगर माँ, मुझे बहुत चक्कर आते हैं और मुझसे बोला भी नहीं जाता। अरे बेटी, मैं तुम्हारे पापा के साथ बुलबुल के घर जाऊंगी और वहाँ से दवा लेकर आऊंगी। धीरे धीरे जंगल में रात भी हो जाती है और रात में मुन्नी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। फिर कौवा और कौवी रात को ही अपनी बेटी को बुलबुल के घर पर लेकर जाते हैं। पूरी ये सारी समस्या इसकी छोटी उम्र में शादी करने की है। अब जो होना था सो हो गया। बुलबुल, अब तुम मेरी बेटी को बचा लो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बुलबुल मुन्नी को दवा देती है और इंजेक्शन भी लगाती है, पर वह उसे बचा नहीं पाती है और मुन्नी मर जाती है। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर गौरी, कौवी और कौवा फूट फूट कर रोने लगते हैं। और ना ही अंडा बच सका और ना ही अंडे की माँ। सॉरी, ना ही अंडा बचा सकी मैं, ना ही अंडे की माँ को। मैंने बहुत कोशिश की। कौवी रोती हुई, मेरी बेटी, हाँ, मेरी बेटी, ओ मेरी फूल जैसी बच्ची, अभी बहुत छोटी थी जब मैं इसकी शादी कर दी, और मैं बहुत बुरा किया मैं बहुत अभागी हूँ। इस तरह से कौवी रोती रहती है। मैं ही इसकी सारी खुशियों की जिम्मेदार हूँ। बेचारी अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ देखे बिना ही यहाँ से चली गई। और फिर भी दोनों रोते हुए अपने घर को चले जाते हैं। इसी तरह जंगल में अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा तो अभी तक रोए ही जा रहा था। गोरी गोरी, जानती हो जग्गू तो विदेश पढ़ने के लिए गया है, पर मेरी बच्ची पर मेरी बच्ची, वह तो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। अगर मैंने उसे उस दिन चिड़िया की बात मान ली होती तो अभी मेरी मुन्नी मेरे साथ होती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गुड़िया भी अपने घोंसले में एक सेहतमंद अंडा देती है, जिससे कुछ ही दिनों में एक सेहतमंद बच्चा बाहर निकलता है। गोरी बहन, यह लो मिठाई खाओ। मैं नानी बन गई। मेरी गुड़िया के अंडे से बेटा बाहर निकला है। चिड़िया बहन, अगर मैं भी अपनी बेटी की शादी पूरी उम्र पर की होती तो आज भी मैं यह खुशी देख रही होती। इसीलिए गोरी बहन, मैं सभी से कहती हूँ कि बेटियों को बोझ नहीं समझो। इसलिए उनके फ्यूचर का फैसला हमें बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मजेदार कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।